सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 11 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है समास। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 11 समास, कंपाउंड जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। चलिए ये देखिए, ये क्या है? चौराहा। ये क्या है? दशानन। ये है विद्यालय के लिए आल्य, है ना। घोड़े पर सवार। ये क्या है? आपके चित्र दिए गए हैं और बताया गया है इन सबको, ये सब चीजें कहा जाता है। तो ये क्या है? आगे देखते हैं क्यों दिया है। समझने के लिए आपने ऊपर दिए गए चित्रों को देखा और उनके नीचे लिखे शब्दों का तथा शब्द समूह को भी पढ़ा। ऊपर दिए गए पहले और दूसरे चित्र के नीचे क्रमशः चौराहा तथा दशानन शब्द दिए गए हैं, जबकि तीसरे और चौथे चित्र के नीचे क्रमशः विद्या विद्या के लिए आलय तथा घोड़े पर सवार शब्द समूह दिए गए हैं। चौराहा तथा दशानन शब्द दो शब्दों के मेल से बने हैं। चौ प्लस राहा तथा दश प्लस आनंद, ये समस्त पद हैं। समझ रहे हो क्या कहने का मतलब है? यहाँ तो एक शब्द में पूरी बात कह दी और यहाँ पे भी एक शब्द। यहाँ पे क्या शब्दों का समूह आ गया, यहाँ शब्दों का समूह आ गया। विद्यालय के लिए आल्य, है ना, घोड़े पर सवार। समझ रहे हो? तो आगे बता रहे हैं ये जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ये क्या है? चौराहा और दशानन दो शब्दों से मिलकर बना है। चौ प्लस राहा, दस, दश प्लस आनंद। ये क्या है? समस्त पद है जो एक शब्द बना रहे हैं। ठीक, शब्द समूह के इस संक्षिप्त रूप को समस्त पद या सामासिक शब्द कहा जाता है। सामासिक शब्द कहा जाता है ना। इसको क्या कहा जाता है? जो दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बना उसे सामासिक शब्द कहते हैं। समस्त पदों को अलग अलग करना या सामासिक शब्दों के बीच का संबंध स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। और यदि उस शब्द को अलग करके उनके बीच का संबंध देखें तो क्या है? समास विग्रह कहलाता है। यानी उनको अलग करना समास विग्रह कहलाता है। और जोड़ने, दो शब्दों को जोड़ना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। सामासिक पद सामासिक शब्द या सामासिक पद कहलाते हैं। इस प्रकार समस्त पद और समास विग्रह समास की दो प्रक्रिया है ना। समस्त पद और समास विग्रह। समस्त पद क्या होता है? जोड़ना। समास विग्रह क्या है? तोड़ना। चलिए, समास का अर्थ होता है संक्षेप, आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। इससे पहले आपने संधि पढ़ा, वहां दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, यहाँ दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। इन दोनों में अंतर है। इन दोनों को आप समान मत समझिएगा। वहां वर्ण का मेल हो रहा है, यहाँ शब्दों का मेल हो रहा है। ठीक है, तो क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समझ आया आपको इतना? कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करने में सहायक होता है। क्यों होता है ये समास? ताकि हम कम से कम शब्दों को प्रयोग करें और अधिक से अधिक अर्थ प्रकट कर सके। जैसे कि देखिए, चौराहा दशानन, समझ गए हम, है ना। दश है जिसके आनंद, चौराहा चार राहों का, है ना। जहाँ चार राहें होती है उसे चौराहा कहते हैं। परंतु एक शब्द में ही हमने सारी बात बता दी। यहाँ पर हमें कितने शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है? तो यहाँ पर कम से कम शब्दों का प्रयोग करके अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करने के लिए हम समास का प्रयोग करते हैं, तब हमारे ये समास काम आते हैं। इतना समझ आया? चलिए आगे देखिए। इस प्रकार दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर सार्थक यानी अर्थ वाले शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास निम्नलिखित 6 प्रकार के हैं। नंबर 1 तत्पुरुष समास, नंबर 2 कर्मधारय समास, नंबर 3 द्विगु समास, द्वंद्व समास, नंबर 5 अव्ययी भाव समास, नंबर 6 बहुव्रीहि समास, है ना। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, ये 6 प्रकार के समास होते हैं हिंदी में। चलिए हम देखते हैं तत्पुरुष समास पहले। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है और जिसमें कारक चिन्ह पर सर्ग का लोप हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इनमें कारक चिन्हों का पता, यहाँ पर क्या होते हैं? कारक चिन्ह होते हैं, लेकिन वो क्या हो जाते हैं? छुपे होते हैं। जब उनका आप विग्रह करोगे, जब वो कारक चिन्ह बाहर निकल के आते हैं, तो तत्पुरुष समास के अंदर कारक चिन्ह होते हैं। ठीक है, चलिए तो अब इसमें क्या होता है? उत्तर पद यानी अंतिम पद। तत्पुरुष समास का जो शब्द होता है उसका अंतिम पद क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं समस्त पद। ये है समस्त पद, यानी ये क्या है? जुड़ा हुआ है। ठीक है,
पूर्व पद पहला वाला, उत्तर पद अंतिम वाला और समास विग्रह उनको अलग करने पर जब अर्थ निकल रहा है। चलिए, जैसे राजपुत्र, राजपुत्र का अर्थ क्या है? राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। यहाँ पे कर्ता, यहाँ पर क्या आ गया है बच्चों? यहाँ पर कारक चिन्ह आ गया है का। किसका पुत्र? राजा का पुत्र। तो पुत्र क्या है हमारा? प्रधान है। पुत्र हमारा प्रधान है ना। पुत्र इस पुत्र के बारे में बताया जा रहा है, किसका पुत्र है, जिसके बारे में बताया जाता है, वो हमारा मुख्य शब्द या प्रधान शब्द होता है। तो हमारा तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी अंतिम पद क्या होता है? प्रधान होता है। इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, ऐसे ही वनवास यानी वनवास, वन प्लस वास क्या बना? इसमें कौन सा कारक चिन्ह आया? मे वाला, ठीक है। वन में वास यानी वन में वास करने वाला, मे कारक चिन्ह आया, ठीक है। चलिए आगे, तुलसीकृत, तुलसीकृत क्या होगा? तुलसी द्वारा कृत यानी रचित, तुलसीदास जो थे उनके द्वारा रचित। तो तुलसीकृत किसे कहते हैं? तुलसी द्वारा रचित जो भी वो उनकी क्या है? कविता या क्या पाठ है ना। तो तुलसीकृत का अर्थ है तुलसी द्वारा रचित या कृत, ठीक है। ऐसे ही जन्मांध, जन प्लस आंध क्या मिल गया? जन्मांध का जन प्लस अंधा, जन प्लस अंधा क्या बना रहा है? जन से अंधा। जन्मांध को जो अगर तोड़ा जाए, विग्रह किया जाए, पूर्व पद और अंधा, तो अंधे के बारे में बताया जा रहा है ना। जिसके बारे में बताया जाता है वो हमारा प्रधान होता है और क्या होता है? मुख्य होता है। तो कौन है? जन से अंधा है। क्या है कि क्या बता रहे हो? अंधा है वो। तो अंधा क्या है? आपका मुख्य। तो ये हमारा तत्पुरुष समास जन से अंधा से है ना, जम से ही अंधा है। ये हमारे तत्पुरुष समास है, ठीक है बच्चों। चलिए, समस्त जो जुड़ा हुआ होता है, पूर्व पद पहला पद, अंतिम पद क्या होता है? जो अंतिम आखिरी पद होता है। समास विग्रह जो वो अर्थ दे रहे हैं तोड़ने पर, ठीक है। ये हमारे काम में, द्वारा, से, ये क्या है? हमारे क्या है बच्चों? ये हमारे कारक चिन्ह है ना। वो कारक चिन्ह हम आगे पढ़ेंगे, है ना। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए। कर्मधारय समास देखते हैं, जिस समास पद के, है ना, ये पूरा समास पद है जो बिल्कुल जुड़ के दो शब्दों से मिलकर बना है। समास पद के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान, उपमेय का संबंध हो, वहां कर्मधारय समास होता है। यानी कि एक उसमें क्या हो? विशेष्य हो, और दूसरी क्या? उसकी विशेषता हो। किसी विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? कर्मधारय कहलाते हैं। और योजक चिन्ह वाले शब्द परंतु एक दूसरे से क्या होते हैं? क्या होते हैं? विलोम। तो वो भी हमारे कर्मधारय कहलाते हैं। जैसे देखिए, नील कमल, नीले रंग का कमल, विशेषण विशेष्य। तो क्या है? विशेष्य इसमें कमल है। ये क्या है? विशेष्य है कमल। इसकी विशेषता क्या है कमल की? नीला रंग जो है इसकी विशेषता है ना, विशेष या विशेषता, ठीक है। इसी प्रकार देखिए, महाराज, महान राजा। तो राजा क्या हो गया? विशेष्य हो गया, और महान क्या हो गया? विशेष, यानी विशेषण या विशेषता उसकी, ठीक है। तो राजा की विशेषता क्या है? महान है वो। तो में भी यही बताया जा रहा है, राजा की विशेषता के बारे में बताया जा रहा है, राजा की विशेषता के बारे में बताया जा रहा है। तो क्या हो गया? विशेषण और विशेष्य का संबंध हो गया इसमें भी, ठीक है। अब देखिए तीसरा, देखिए चरण कमल, है ना। चरण कमल में बीच में क्या आ रहा है? योजक चिन्ह आ रहा है, इसे योजक चिन्ह कहते हैं, है ना। योजक चिन्ह वाले भी हमारे शब्द जो होते हैं, हमारे क्या होते हैं? कर्मधारय समास होते हैं। जैसे चरण कमल, चरण रूपी कमल, उपमान और उपमेय का संबंध है इसमें। यानी कि एक तो उपमेय है, दूसरा उपमान, यानी माना जा रहा है उसकी तरह है, ना कि वो है। जैसे कि चरण क्या है? कमल जैसे हैं। चरणों का रूप क्या है? कमल जैसा है। तो यहाँ पे चरण क्या हुआ? उपमेय हो गया, और कमल उपमान हो गया। चरण को किसका उपमान दिया जा रहा है? कमल का, यानी उसके जैसे सुंदर है, जैसे भी है इस तरह से, ना कि वो कमल है। अगर वो सच में ही कमल होते तो वहां पर उसकी विशेषता है, बिल्कुल सटीक चीज होती है, बिल्कुल वही है, तो वहां पर क्या होता है? विशेष और विशेष्य वाला होता है। ये यदि किसी चीज को मान लिया जाता है, ये उसकी तरह है, उसकी तरह है, तो वहां उपमान उपमेय का संबंध होता है। उपमेय क्या है? चरण, और उपमान क्या है? कमल का उनको उपमान दिया जा रहा है कि वो कमल जैसे हैं। आगे देखिए, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, उपमान उपमेय, यानी कि मुख जो है किसके जैसा है?
चंद्रमा के जैसा है, तो मुख उपमेय हुआ, किसका उपमान दिया जा रहा है, किसकी तरह माना जा रहा है, चंद्रमा की तरह। इतना समझ में आया। चलिए आगे देखिए, द्विगु समास, जिस समास पद का पहला पद संख्यावाची हो वे द्विगु समास कहलाता है। जैसे चौराहा, पंचवटी और सप्तर्षि। चौ पंच सात, है ना, सप्त यानी सात, पंच यानी पांच, चौ जैसे कि चौराहा चार राहों का समूह, पंचवटी पांच वटियों का समूह, जैसे पीपल, वट, हरड़, बेल और अशोक, ये पांच वटी है ना, इनका समूह। सप्तर्षि सात ऋषियों का समूह, है ना। इस प्रकार जहां संख्यावाचक शब्द आ रहे हैं वो हमारे द्विगु समास होते हैं। द्विंदु समास देखिए, जिस समास पद के दोनों पद समान स्तर के हों और उनके विग्रह में और अथवा या लगता हो उसे द्वंद समास कहते हैं। जैसे रात दिन सुख दुख दाल चावल तीन चार। आपने देखा होगा कर्मधारय समास में भी तो योजक चिन्ह है, तो ये भी क्या होगा, द्विंद। गलत, ये द्विंद नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, विलोम शब्द नहीं। विलोम शब्द वाले ही क्या कहलाते हैं, द्वंद समास कहलाते। द्वंद होता है ना एक दूसरे के उल्टे, है ना। तो ये तो यहाँ योजक चिन्ह जरूर है, परंतु ये क्या है, ये द्विंद नहीं है, कर्मधारय, क्योंकि ये विलोम नहीं है। विलोम शब्द वाले, इसकी पहचान है विलोम शब्द वाले, विलोम शब्द, ठीक है, विलोम शब्द होने चाहिए तो ही वो क्या कहलाएंगे, द्विंद समास। जैसे रात दिन सुख दुख दाल चावल तीन चार। रात दिन, रात और दिन, सुख दुख, सुख और दुख, दाल चावल, दाल और चावल, तीन चार, तीन या चार, है ना, इस प्रकार। चलिए ऐसे ही अव्ययी भाव समास देखिए, जिस समास पद का पहला पद अव्ययी हो तथा संपूर्ण सामासिक पद भी अव्ययी की तरह कार्य करे उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी का अर्थ है जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, और इसमें ध्यान रखिए, इसमें क्या लगा रहता है, उपसर्ग लगा रहता है। जैसे यथा, प्रति, है ना, भर, आ, तो इसमें क्या है, सारे उपसर्ग। तो उपसर्ग वाले शब्द क्या कहलाते हैं, अव्ययी भाव कहलाते हैं, ठीक है। और इसमें परिवर्तन ज्यादा नहीं होता, है ना। चलिए समस्पद समास विग्रह, जैसे यथाशक्ति, शक्ति अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, भर पेट, पेट भर कर, आजन्म, जन्म भर, है ना। तो इसमें जो शुरू का जो उपसर्ग होता है उसमें क्या होता है, पहला पद अव्ययी हो तथा संपूर्ण सामासिक पद भी अव्ययी की तरह कार्य। तो पहला पद अव्ययी, पहला पद जो है आपका परिवर्तित नहीं होता, है ना। जैसे कि यथा, प्रति, भर, आ, ये ऐसे ही रहे, ठीक है। इतना ध्यान रखना है अव्ययी भाव समास में, इसमें क्या लगा रहता है, उपसर्ग लगा रहता है। उपसर्ग वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। इतना ध्यान रखिए, उपसर्ग वाले, उपसर्ग वाले शब्द, जिसमें उपसर्ग होता है, ध्यान रखिए इसकी पहचान सबसे अच्छी, उपसर्ग वाले शब्द हमारे अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। जो उपसर्ग होते हैं वह अव्ययी होते हैं। अव्ययी का अर्थ होता है मतलब उसे परिवर्तित नहीं कर सकते, ज्यादा परिवर्तन उसमें नहीं कर सकते। चलिए बहुव्रीहि समास देखिए बच्चों, छठा बहुव्रीहि समास, जिस समास पद में कोई भी पद प्रधान ना हो और दोनों पद किसी अन्य अर्थ का बोध कराएं वहां बहुव्रीहि समास होता है। यानी कि इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, मतलब जिसके बारे में बताना जा रहे हैं इनमें तो वो अर्थ नहीं देता, परंतु ये किसी तीसरे अर्थ को दर्शाते हैं, है ना, किसी तीसरे अर्थ को बोध कराते हैं, किसी तीसरे अर्थ की तरफ ले जाते हैं। जैसे ये देखिए शब्द है समास पद के अंदर, देखिए लंबोदर, यानी लंबा उदर है जिसका नहीं मालूम, इसमें तो कोई अर्थ प्रकट नहीं है, लेकिन हम इसका अनुभव कर सकते हैं, बोध कर सकते हैं, लंबा किसका उदर है, किसका, गणेश जी का। तो ये तीसरा अर्थ देते हैं। बहुविरेही समास का क्या है, पहचान क्या है, ये किसी तीसरे अर्थ की तरफ लेकर जाते हैं। ऐसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका इसका कोई अर्थ आ रहा है नहीं, परंतु तीसरे किसका होता है नीलाकंठ, शिव का, है ना, तीसरी की तरफ लेके जा रहे हैं, बाकी इन शब्दों में वो अर्थ नहीं होता। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, जैसे विष्णु, ऐसी चतुर्मुख, चार मुख है जिसके, जैसे ब्रह्मा, ठीक है। ये पाठ समाप्त हुआ। पुनरावृत्ति कर लीजिए, दो पदों के सार्थक मेल को समास कहते हैं।
या दो शब्दों के। मेल से बना शब्द समासपद कहलाता है ना। मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? समासपद। समासपद को पूर्व स्थिति में लाना समास विग्रह कहलाता है। वापिस से उसको अलग कर दिया जाए तो समास विग्रह कहलाता है। चौथा देखिए, समास के कुल 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव और बहुव्रीहि समास। चलिए इस पाठ समाप्त हुआ। आओ अभ्यास करें। प्रश्न देखिए, क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, समास किसे कहते हैं? दूसरा, समास के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखिए। तीसरा, समास विग्रह किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। चौथा, बहुव्रीहि तथा कर्मधारय समास के उदाहरण देते हो उनके बीच के अंतर को स्पष्ट कीजिए। चलिए अब करें अभ्यास। निम्नलिखित में समास का भेद बताइए। इसमें हमें क्या बताना है? ये बताना है समास का भेद, यानी इसमें कौन सा समास है हमें ये बताना है। तो देखते हैं, आजन्म मैंने बताया था, क्या बताया था? जहां उपसर्ग लगा हो वो कौन सा समास होता है? आ क्या है? उपसर्ग। जन्म अलग है। आ जन्म हमने उपसर्ग पढ़ा था। तो जहां उपसर्ग लगा हो वो हमारा क्या होता है बच्चों? अव्ययी भाव। क्या होता है? अव्ययी भाव समास। ठीक है, जहां उपसर्ग लगा होता है वहां अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, दूसरा देखिए, त्रिशूल। त्रि किसका? तीन का संख्यावाचक है, तो कौन सा है ये? कौन सा है? द्विगु समास। द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास जैसे कि देखिए यहाँ पर, जहां पर संख्यावाचक आए, संख्या यानी संख्याओं का वचन हो, ठीक है, वो हमारा द्विगु समास कहलाता है। ठीक, आगे देखिए, पीतांबर। पीतांबर कौन सा है इसमें समास बताइए? पीतांबर, पीले वस्त्र, पीले अंबर वाला कौन? श्री कृष्ण। जो जो शब्द सामान्य होकर किसी तीसरे अर्थ का बोध कराते हैं वो कौन से होते हैं? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। ठीक है, बाकी आप, बाकी जो बचे हैं वो आप स्वयं करेंगे। चलिए बच्चों, ये हमारा पूरा हुआ इतना। आगे करते हैं, नील गगन। निम्नलिखित पदों का विग्रह कीजिए तथा समास का नाम। तो नील गगन, तो क्या आएगा इसमें बताइए? नीला है जो गगन, नीला है जो गगन, कौन सा है समास ये बताइए? कर्मधारय समास, जो किसी की क्या बताता है? विशेषता। गगन की विशेषता बताई गई है। गगन कैसा है? नीला है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा, तुलसी कृत। तुलसी द्वारा कृत, तत्पुरुष समास। कृत या रचित? ठीक है, कौन सा है? तत्पुरुष। अगला है दशानन। दश है जिसके आनंद, कौन? रावण। दस सिर वाला, रावण। कट, रावण। कौन सा है ये बताइए? द्विगु समास, जो संख्यावाचक होता है। कौन सा है ये? द्विगु समास। ठीक है बच्चों, 3 मैंने करा दी है। तो दशानन, दश है जिसके आनंद यानी रावण, तो ये क्या है? ये शब्द किसी तीसरे का अर्थ दे रहे हैं, तो ये कौन सा हुआ? बहुव्रीहि समास।
ठीक है, तो ये क्या, दशानन किसी तीसरे का अर्थ प्रकट कर रहा है कि किसके आनन होते हैं 10, किसके सिर होते हैं, रावण के होते हैं। ठीक है, बाकी दो आप स्वयं करेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित समास विग्रह को समास पद बनाकर समास का नाम लिखिए। पहला देखिए समास विग्रह, देखिए अब आपको इसको मिलाकर बनाना है और फिर इसका नाम भी लिखना है। ठीक है, तो क्या है, नीले रंग की गाय, तो क्या हो जाएगा, नील गाय, नील गाय। ठीक है, नील गाय कौन सा है, विशेषता बता रहा है, कर्मधार है। कर्मधार है। ठीक है, कर्मधारय समास। दूसरा देखिए, चार भुजाओं का समूह, चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह क्या हो जाता है, इसका समास पद मिलाकर लिखने वाला समास पद, और जो तोड़कर लिखा हुआ है वो समास विग्रह। तो हमें इसको मिलाकर बनाना है, चार भुजाओं का समूह, तो क्या हो जाएगा, चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज कौन सा है ये, द्विगु समास। ठीक है, तीसरा है राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण बताइए कौन सा है ये। बाकी तीन आप स्वयं करिएगा बच्चों। ठीक है, ये अभ्यास आपको स्वयं करना है। अगला देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न, यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। देखिए यथा क्या है, उपसर्ग, उपसर्ग वाला कौन सा होता है, अव्ययी भाव। दूसरा देखिए, लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, कौन सा, बहुव्रीहि समास, यानी गणेश किसी तीसरे का अर्थ देते हैं। और देखिए पंचवटी शब्द में कौन सा समास है, बताइए, पंचवटी, यानी ये क्या है, पंच यानी पांच, संख्यावाचक कौन से होते हैं, द्विगु समास। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसका अभ्यास कार्य आप जरूर कीजिएगा, और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।